टैक्स से जुड़े हर बड़ी उलझनों को दूर करने के लिए लेकर हाजिर है आपका पसंदीदा शो टैक्स गुरु, जहां हम नियमों के दायरे में रहकर टैक्स बचाने के बेहतरीन तरीके आपको बताते हैं। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण राय और हमारे साथ इस बार हैं जानी मानी टैक्स एक्सपर्ट गौरी चड्ढा। गौरी, आपका स्वागत है हमारे शो में। और हम और गौरी मिलकर के आपको कई सारी महत्वपूर्ण बातें बताने वाले हैं। खासतौर से अभी टैक्स पेयर्स के लिए अगला कुछ हफ्ता या फिर कहें अगले कुछ महीने काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। इसलिए आपको हम बताएंगे कि अगर एम्प्लॉयर से मिले फॉर्म 16 के भरोसे आपने ITR फॉर्म फाइल किया है तो ये आपको मुश्किल में डाल सकता है, क्योंकि आपको फॉर्म 16 के आधार पर ITR फाइल करते वक्त कुछ खास बातों का ख्याल रखना है। वो बातें क्या होनी चाहिए, तो भी बताएंगे। गोल्ड की खरीद बिक्री पर टैक्सेशन के नियमों से कैसे अलग है सिल्वर और डायमंड के नियम, और FD के मुकाबले बहुत ज़्यादा लोग अब डेट म्यूचुअल फंड में निवेश कर रहे हैं। इसमें क्या टैक्स ज़्यादा बचता है क्या, इस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले शुरुआत करें आपको इनकम टैक्स रिटर्न का। चूँकि रिटर्न फाइलिंग का समय अब शुरू हो गया है, पोर्टल ऑन हो गया है, तो आप में से बहुत लोग अभी से रिटर्न फाइल करना शुरू कर दिए होंगे। तो रिटर्न फाइल करने से पहले सबसे महत्वपूर्ण बात होता है कि आप फॉर्म 16 खोजते हैं। और फॉर्म 16 जाहिर तौर पे आपके एम्प्लॉयर देता है। आप एम्प्लॉयर के फॉर्म 16 को बिल्कुल आंख बंद करके भरोसा कर लेते हैं और उसके आधार पर रिटर्न फाइल करना शुरू कर देते हैं। लेकिन ऐसा मामला आया है जब एम्प्लॉयर के दिए फॉर्म 16 के आधार पर टैक्स पेयर्स ने रिटर्न फाइल किया और बाद में बड़ी मुश्किल हो गई। आखिर ये मुश्किल क्यों हुई, गौरी समझता। गौरी, क्या था पूरा मामला? तो इसमें देखिए लक्ष्मण, हुआ क्या कि आमतौर पे जब हमें फॉर्म 16 मिलता है हम मानते हैं कि ये हमारे एम्प्लॉयर ने जनरेट किया है, हमारा TDS सही कटा होगा और जो एग्जेम्पशंस दी गई हैं या डिडक्शंस दी गई हैं वो बिल्कुल ठीक होंगी और उसी के बेसिस पे हम अपनी रिटर्न को फाइल कर देते हैं। और ऐसे ही इन SSC ने भी किया। इनके केस में इनको कुछ ESOPs मिले थे, जो एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम होती है, और उसमें उनका कुछ 80 लाख का अप्रॉक्सीमेटली कुछ अमाउंट था जो एम्प्लॉयर ने एग्जेम्प्ट दिखा दिया और एम्प्लॉय ने भी खुशी से अपना जो रिटर्न है उसको फाइल किया और ये 80 लाख की एग्जेम्पशन क्लेम कर ली। डिपार्टमेंट ने भी रिफंड दे दिया उनको, उनके TDS का रिटर्न प्रोसेस हो गई और सब कुछ होने के बाद कुछ समय बाद जब उनका केस स्क्रूटनी में लगा तो पता लगा कि ये एग्जेम्पशन उनकी सही नहीं थी और इसकी वजह से उनका जो टैक्स बनता था वो डिमांड किया गया और पेनल्टी डिमांड की गई। अब पेनल्टी जब डिमांड की गई तो SSC ने IT-80 तक अप्रोच किया और कहा कि ये मेरी गलती नहीं है, मैंने टैक्स एवेजन नहीं किया है, मुझे ऐसा ही फॉर्म 16 मिला था, मैंने चेक नहीं किया और मैंने एक बोनाफाइड मिस्टेक की है और इस बेसिस पे मुझे माफ़ी दी जाए पेनल्टी के लिए। और IT-80 ने उनकी बात सुनी और पेनल्टी उनकी वेव ऑफ कर दी। उनकी पेनल्टी वेव ऑफ कर दी। लेकिन उनकी जो दलील ये थी कि हमने तो अपने एम्प्लॉयर से जो मिला था फॉर्म 16 उसके आधार पर किया है। हर कोई तो वही करता है, हर कोई वही करता है। और इसीलिए जब हम टैक्स गुरु का शो करते हैं तो हर बार हम ये बताते हैं कि आपको जब फॉर्म 16 मिल रहा है आपको सबसे पहले अपना फॉर्म 16 चेक करना है और वो चेक करने के बाद अगर आपको लगता है कि कहीं कोई भी मिसमैच है आप इमीडिएटली अपने एम्प्लॉयर को बताइए और उसको रेक्टिफाई करवाइए। अभी समय चल रहा है जब हर ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयर्स अपने एम्प्लॉयज़ को फॉर्म 16 दे रहे होंगे, तो ये आपकी ड्यूटी बनती है, क्योंकि अल्टीमेटली जब आप अपनी रिटर्न भरेंगे उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर है। आप बाद में एम्प्लॉयर को नहीं बोल सकते कि आपने ये फॉर्म 16 दिया था, इसकी वजह से हमें ये नोटिस आया है तो इसकी पेनल्टी अब आप भरेंगे। पेनल्टी क्योंकि आपसे ही डिमांड की जाएगी, आप ही की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अपने फॉर्म 16 को आप थॉरली चेक करिए, अगर कहीं पे भी कोई मिसमैच है या आपको कोई क्लैरिफिकेशन भी चाहिए आपको अपने HR टीम से, अकाउंट्स टीम से कंसल्ट करके उसकी क्लैरिफिकेशन लेनी चाहिए या अपना फॉर्म 16 आपको रिवाइज करवा देना चाहिए। और इसके लिए एम्प्लॉयर के पास टाइम होता है तो वो आराम से उसको रिवाइज करके आपको फ्रेश फॉर्म 16 इशू कर सकता है। हालांकि फॉर्म 16 के आधार पर भरा, फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कुछ उंगली उठाई, फिर पेनल्टी लगी, वहाँ तक नहीं जाएंगे। लेकिन मुझे इतना समझा दीजिए गौरी कि एम्प्लॉयर से जो फॉर्म 16 मिलता है उसमें हमें देखना क्या है, कहाँ अमूमन गलतियाँ हो जाती हैं, मतलब एम्प्लॉयर की तरफ से फॉर्म 16 में जो सबसे ज़्यादा गलतियाँ कहाँ पाई जाती हैं? देखिए, आपको टॉप टू बॉटम अपना फॉर्म 16 चेक करना है। सबसे पहले आप अपना पैन नंबर चेक करें, अपना नाम, एड्रेस और आपकी जो बेसिक पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो ठीक है कि नहीं। आपको जो अमाउंट उसमें आपकी ग्रॉस सैलरी आपको दिखाई गई है वो सही है कि नहीं, वो आपकी CTC से मैच कर रही है कि नहीं। जो अमाउंट आपको बताया गया है कि यह आपका
हमारी सैलरी, आपकी सैलरी है, इसमें से ये डिडक्शंस या टीडीएस कटने के बाद इतना आपके अकाउंट में क्रेडिट होना चाहिए था, वो आप मैच करें अपनी सैलरी स्लिप से भी कि वो आपके बैंक स्टेटमेंट में क्रेडिट हुआ है कि नहीं। सारी डिडक्शंस अगर आप ओल्ड रिजीम में जा रहे हैं तो आपको ठीक दी गई हैं कि नहीं। अगर आप न्यू रिजीम में हैं तो आपको कोई डिडक्शन नहीं मिली होगी, बट आपका एक एनेक्शर होता है फॉर्म 16 का जिसमें कुछ रीइंबर्समेंट्स हैं या कोई भी आपका ऐसा जो ब्रेकअप है वो दिया गया होता है और वो आपके सीटीसी से यूजुअली मैच करेगा। आपको वो भी चेक करना है। जो टीडीएस उसमें दिखाया गया है कि आपका डिडक्ट हुआ है वो आपके फॉर्म 26AS में आ रहा है कि नहीं, रिफ्लेक्ट हो रहा है कि नहीं, वो भी आपको चेक करना है। और कोई अननेसेसरी रिपोर्टिंग एम्प्लॉयर ने ना की हो ये भी आपको चेक करना है। फॉर्म 16 को हमें 26AS से भी मिलान करना है। 26AS में आपको चेक करना है कि वो अमाउंट रिफ्लेक्ट कर रहा है कि नहीं। यूजुअली अगर सब कुछ ठीक है तो कर रहा होगा अमाउंट वहाँ पे रिफ्लेक्ट। और बैंक स्टेटमेंट से भी वेरीफाई करना है कि वो जो अमाउंट आपके अकाउंट में आना चाहिए था टीडीएस डिडक्ट होके या कुछ डिडक्शंस माइनस करने के बाद वो एक्चुअली सही आया है कि नहीं। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। फॉर्म 16 मिल गया है, अच्छी बात है, एम्प्लॉयर दे रहा है, वो लोग काफ़ी ड्यू डिलिजेंस करते हैं, लेकिन चूंकि अंतिम जिम्मेदारी आपके ऊपर आती है तो आपको इस बात का ख्याल रखना ज़रूरी है कि जो फॉर्म 16 में जानकारी दी गई है वो जानकारी बिल्कुल दुरुस्त है। लेकिन एक चीज़ मुझे लगता है कि अब चूंकि रिटर्न फाइल करने का पोर्टल खुल गया है तो फटाफट फाइल कर लें। अभी बहुत लोग हैं लक्ष्मण जो फाइल कर रहे हैं और मुझे समझ नहीं आ रहा है ये लोग फाइल कर कैसे रहे हैं। अभी थोड़ा सा रुक जाना चाहिए। अच्छा। क्योंकि अभी फॉर्म्स आ गए हैं, डेफिनेटली टाइमली फॉर्म्स आए हैं, लेकिन फॉर्म 26AS और AIS अभी पूरी तरह से अपडेटेड नहीं है। आप अगर अभी रिटर्न फाइल कर देंगे और बाद में देखेंगे आपके AIS में कोई ऐसी रिपोर्टिंग हुई है या 26AS में ऐसी रिपोर्टिंग हुई है जो आपकी रिटर्न से छूट गई है तो आपको रिटर्न को रिवाइज करना पड़ेगा। और कई केसेस में हो सकता है कि आप देखें भी ना कि कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन अगर उसमें आ रही है तो आपको अभी फाइल नहीं करना चाहिए। रिटर्न रिवाइज करने से बेटर है रिटर्न को एक ही बार तरीके से सही तरीके से भरें। और दूसरा इसमें रिस्क ये होगा कि आप दिसंबर तक रियलाइज नहीं कर पाएंगे कि से क्या गलती हुई है। कुछ दिनों की बात है, वेट करें। ये कब तक वेट करें, कब पता चलेगा हमारा फॉर्म 16, 26AS, AIS सब रिवाइज हो गया, अब फाइल कर सकते हैं? 15 तारीख के बाद आपका सब सारा कुछ ठीक ठाक आपके पोर्टल पे दिखना चाहिए। लेकिन अब जैसे सपोज करिए आपके पास 26 से आपका फॉर्म 16 आया और आपने उसमें कोई गलती स्पॉट कर ली और आपने अपने एम्प्लॉयर को बोला कि इसको रेक्टिफाई करें, तो हो सकता है कि आपका रेक्टिफाई होने में थोड़ा सा और समय लग जाए। बट अगर सब कुछ सही रहता है तो 15 जून तक आप देखेंगे आपका 26AS और AIS आपको अपडेटेड दिखेगा। मान लीजिए 15 जून के बाद फाइल करना शुरू करेंगे तो समय काफी कब तक रहता है डेट? बिल्कुल 31 जुलाई तक है। अगर आप नॉन बिजनेस में हैं, इस साल से एक अलग डेट इंट्रोड्यूस करी गई है 31 अगस्त की बिजनेस केसेस के लिए और फिर बाद में ऑडिट केसेस, तो आप मान के चलें 31 जुलाई तक आपके पास तो काफी पर्याप्त समय होता है। तो ठीक है, मुस्तैद रहना, इतना ही मुस्तैद नहीं रहना कि अभी से फाइल करना शुरू कर दें और फिर आगे चल के दिक्कत हो। इसीलिए बढ़िया है कि एक आध हफ्ता रुक जाइए, थोड़ा सारा कुछ अपडेट हो जाए, तब बिल्कुल सभी जानकारी सही दे करके आप रिटर्न फाइल करिएगा। और हम लोग टैक्स में बताएंगे आपको आगे चल कर कौन सा फाइल चुनना है, ITR का कौन सा फॉर्म आपको लेना है, नया में रहना है, पुराने में रहना है, किन किन बातों का ख्याल रखें। तो हर एपिसोड में जब तक रिटर्न फाइलिंग का सीजन चलेगा हम लोग आपको इसकी जानकारी देते रहेंगे। लेकिन फिलहाल ऐसा करते हैं कि बहुत सारे फोन कॉल्स आने शुरू हो गए। शुरुआत करते हैं सवाल जवाब का सिलसिला। सबसे पहले चलते हैं इंदौर, जहां से JP दुबे साहब हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। JP दुबे साहब नमस्कार। हाँ नमस्कार सर। बताएं कैसे हैं आप? बस बढ़िया है। पहले तो आपको धन्यवाद दूं कि आप लोगों ने मेरा प्रश्न सिलेक्ट किया जवाब देने के लिए। नहीं, धन्यवाद तो आपका कि आपने सवाल भेजा और हमारे सवाल से जवाब की उम्मीद में आपने भरोसा जताया कि जवाब अच्छा मिलेगा। जी हाँ, बताएं सवाल क्या है। हाँ मेरा सवाल ये है कि हमेशा ये बताया जाता है कि एक मैरिड लेडी 500 ग्राम, अनमैरिड लेडी और जेंट्स 250 ग्राम्स का गोल्ड अपने घर पे रख सकते हैं, लेकिन कभी भी सिल्वर या डायमंड के बारे में किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं दी गई है। यदि आप इस बारे में डिटेल में बता सके तो बहुत अच्छा रहेगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, चूंकि अब तो सिल्वर भी गोल्ड से ज़्यादा तेज चलने लगा है और डायमंड तो डायमंड है। तो ये थोड़ा बताइए, बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल पूछा है दुबे साहब ने। आपके पास लगता है सिल्वर और डायमंड आपने खूब इकट्ठे कर रखे हैं। मैं पूछूंगा नहीं कितना कर रखे हैं तो नहीं, लेकिन आप जवाब दोगे तो इकट्ठा करना शुरू कर दूंगा। चलिए ठीक है। अच्छा आपने कहा, बताइए गौरी, सिल्वर और डायमंड का क्या हिसाब? देखिए, जो लिमिट्स की ये बात कर रहे हैं, ये एक CBDT की नोटिफिकेशन है जिसमें ये जो लिमिट्स हैं ये नहीं बोला गया कि आप इतने तक रखिए, कोई आप मतलब रख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये सिर्फ ये बोला गया है CBDT
CBDT की नोटिफिकेशन में कि अगर कोई महिला मैरिड है तो 500 और ग्राम्स गोल्ड तक अगर है उनके पास, या कोई अनमैरिड है तो 250 ग्राम्स, ये जो लिमिट्स हैं ये अगर आपके ऊपर कोई रेड होती है, सर्च एंड सीजर का केस होता है, तो इतनी लिमिट तक आपसे सवाल नहीं पूछे जाएंगे। अनअकाउंटेड इतना रख सकते हैं, अनअकाउंटेड कह लीजिए या ये कह लीजिए कि नो क्वेश्चंस आस्क्ड, इसके ऊपर आपसे नहीं पूछा जाएगा। मान लिया जाएगा कि आप मैरिड हैं, आप फीमेल हैं, आपके पास इतना तो होगा, ये बहुत बेसिक अमाउंट है। हालांकि अब गोल्ड के रेट इतने बढ़ गए हैं कि इनको भी अगर हम देखें तो ये बहुत बड़ा अमाउंट निकल के आता है, लेकिन ये लगभग एक छोटी रकम है जिसमें आप रख सकते हैं आसानी से। अब इसके ऊपर अगर आपके पास कुछ है तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, आप रखिए। आपको जितना गोल्ड लेना है, सिल्वर लेना है, या ये खाली है, वैसे हम गोल्ड की बात कर रहे हैं, आप उसके ऊपर जितना भी रखते हैं आप उसको सिर्फ एक्सप्लेन कर सकते हैं। करना है यहाँ से खरीदा है, ये है, ये सोर्स ऑफ इनकम थी, ये हमारी रिसीट है और ये ऐसे हमने पेमेंट की थी, तो आप अगर उसको जस्टिफाई कर सकते हैं। इसके ऊपर कोई भी लिमिट नहीं है कि आप कितना गोल्ड अपने पास रख सकते हैं। अब जो ये लिमिट है जो CBDT की नोटिफिकेशन में, इसमें गोल्ड की बात की गई है, सिल्वर और डायमंड इसमें नहीं है। तो सिल्वर डायमंड नहीं है इसमें, सिल्वर डायमंड नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप सिल्वर और डायमंड नहीं रख सकते। आप सिल्वर और डायमंड अभी भी अपने पास रख सकते हैं अगर आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। अगर आपने अपने बैंक से पेमेंट की है, आप रिटर्न फाइल करते हैं, आपकी सोर्स ऑफ इनकम जेन्युइन है, अब उस पैसे से अगर आप सिल्वर खरीद रहे हैं, गोल्ड खरीद रहे हैं आपके ऊपर, या आप डायमंड खरीद रहे हैं, उस पर आपसे कोई भी सवाल नहीं पूछा जाएगा, प्रोवाइडेड आप एक्सप्लेन कर सकें कि ये पैसा आपके पास कहां से आया और ये टैक्स पेड मनी है। तो ये गोल्ड पे जो शुरू में आपने बताया 500 ग्राम 250 ग्राम जो भी है, उसके लिए आपको कोई एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी एक सीमा तक। वो सीमा सिल्वर डायमंड में नहीं है क्या? वो सीमा नहीं है सिल्वर और डायमंड में, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप सिल्वर और डायमंड रखेंगे तो दिक्कत है। रखिए, लेकिन अकाउंटेड होना चाहिए। बिल्कुल। सवाल तो बड़ा अच्छा है दुबे साहब वाला, कि मुझे लगता है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जब नियम बना रहा था ना, तब उसको भी नहीं पता था कि लोग सिल्वर और डायमंड भी इसी तरीके से रखना शुरू। इसमें लक्ष्मण में एक बड़ी इंटरेस्टिंग, अच्छा, प्रीसियस मेटल उसमें नहीं जो लिखा होता है? हाँ जी, प्रीसियस मेटल जैसे शब्द नहीं लिखे हुए कानून में। नहीं, ये सिर्फ गोल्ड के लिए है। अच्छा, आप क्या इंटरेस्टिंग चीज क्या बता रहे हैं? इंटरेस्टिंग चीज ये है कि जो सिल्वर है, अब सिल्वर का यूज इन्वेस्टमेंट के अलावा यूटेंसिल्स में भी होता है। बहुत लोग हैं जो पानी सिल्वर के ग्लास में पीना प्रेफर करते हैं या सिल्वर की प्लेट में खाना पसंद करते हैं। तो जब हम सिल्वर को सेल करते हैं तो, या डायमंड को सेल करते हैं या गोल्ड को सेल करते हैं, हमारे ऊपर कैपिटल गेन्स टैक्स लगता है। लेकिन अगर ये यूटेंसिल्स हैं, पर्सनल इफेक्ट्स में आते हैं, यानी कि आपने अपना कोई स्पून बेचा या कोई ग्लास बेचा चांदी का, उसके ऊपर आपको कोई टैक्स नहीं देना होगा और वो पूरा अमाउंट आपका टैक्स फ्री हो जाएगा। तो ये सिल्वर में एक बड़ी खास बात है कि आपके पास अगर कोई ऐसे आपको गिफ्ट्स मिले हैं, कुछ यूटेंसिल्स हैं जो आप घर में इस्तेमाल करते हैं, उसके ऊपर आपको कोई टैक्स नहीं देना होगा। लेकिन चांदी के सिक्के, चांदी के ब्रिक, ये सब आपके पास है, तो वो सब बताना पड़ेगा कि वो कहाँ से आपने खरीदा है। और जो गोल्ड पे सीमा है, वो सीमा वैसी सीमा सिल्वर और डायमंड पे नहीं है। तो ये बिल्कुल कानूनी रूप से ये स्थिति है। बाकी दुबे साहब कुछ और दुविधा हो तो बता दीजिए। अब आगे चल कर हो सकता है जिस तरह से सिल्वर बढ़ रहा है, शायद सरकार उस पर भी कोई सीमा बांध दे तो बांध दे। कुछ और सवाल है कि जो आगे बढ़ा जाए? हाँ, हेलो। हाँ दुबे जी, ठीक है, कंफ्यूजन दूर हो गया? नहीं, कंफ्यूजन अभी दूर नहीं हुआ है। सिल्वर और डायमंड के लिए गवर्नमेंट से टेकअप करना चाहिए अपना। हाँ, वो हम लोग सुझाव आपका रख लिए हैं, लेकिन सिल्वर और डायमंड पे वैसा कोई सीमा नहीं है जैसा कि गोल्ड पर है। गोल्ड पे सीमा है जो आपने बताया, जो गौरी ने बताया, उस सीमा से ऊपर भी गोल्ड रख सकते हैं, लेकिन उसके सोर्स ऑफ इनकम कहाँ से आपने खरीदा है ये जानकारी आपके पास होनी चाहिए। सिल्वर डायमंड में वो सीमा ऐसी कोई तय नहीं की गई है। फिलहाल कानूनी स्थिति यह है। इस बीच चल लेते हैं कोलकाता, जहाँ से परेश नाथ मंडल साहब हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। मंडल साहब नमस्कार। नमस्कार। आजकल कोलकाता बड़ी सुर्खियों में रह रहा है आपका, बताइए क्या खबर है, क्या बताना चाहते हैं? वेरी हॉट हियर एंड पॉलिटिकल सिचुएशन इज आल्सो। नहीं, पॉलिटिकल चीजें अदलती बदलती रहती हैं। अपना पैसे का ख्याल रखिए और टैक्स का पूरा ख्याल रखिएगा। बताइए इस टैक्स के मोर्चे पे क्या कंफ्यूजन है? Actually, I booked a under construction flat in the year 2024. आप चाहें तो हिंदी में ही पूछ सकते हैं। हाँ, ठीक है। आपका आई एम नॉट सो। हाँ ठीक है, नहीं आप पूछिए। हाँ, आप इंग्लिश में पूछिए, कोई दिक्कत नहीं। हाँ बताइए। ठीक है। इन जून 2024 I booked under construction flat for 80 lakh. लेकिन उसके लिए हम मेरा जो लॉन्ग टर्म शेयर था वो हम सेल कर दिया था जून 23 में। अच्छा।
तो बाद में वो उसका बिल्डर को दिया वो पैसा, फिर भी एक दफे इंस्टॉलमेंट पेमेंट किया है अक्टूबर 2025 में। कुल मिला के 40 lakhs from the sale of my share I paid to the builder. Then came the registration time from my own resources, PPF etc. अब पूरा पैसा उनको दे दिया, remaining 20 lakhs and registry भी हो गया in November 2025. शेयर सेल करके हम 40 lakhs का LTC भी ये किया है, क्लेम किया है। तो मेरा सवाल यही है, जो कैन आई क्लेम एग्जेम्पशन फॉर द रिमेनिंग सम फॉर द 20 lakhs द रिमेनिंग इंस्टॉलमेंट एंड उसके GST एंड रजिस्ट्रेशन चार्ज मिला के टोटल 30 lakhs फ्रॉम माई ओन रिसोर्सेस आई पेड इन द मंथ ऑफ नवंबर 2025। आपका जो शेयर्स से जो आपको प्रोसीड्स मिले हैं, गेन को हटा के जितना आपने रिडेम्पशन किया है, वो टोटल अमाउंट कितना है? टोटल अमाउंट मैम हम पूरा के पूरा पैसा वहाँ के दे दिए। 25 lakhs in the first installment in the June 23 and again 35 lakhs in October 25। कुल मिला के 40 lakhs प्रोसीड्स पूरा के पूरा दे दिया। ठीक है, ठीक है। रजिस्ट्री हुई है नवंबर 2025 में, राइट। गौरी, ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड मामला है ये। इसमें लक्ष्मण, इसमें 2-3 चीजें हैं। सबसे पहले दर्शकों को बता दूं, चूंकि इन्होंने इंग्लिश में पूछा है, दरअसल इन्होंने जून 2023 में शेयर बेचे, जून 2024 में फ्लैट बुक किया। शेयर बेचने से जो पैसा आया उससे फ्लैट के लिए पार्शियल पेमेंट के अंडर कंस्ट्रक्शन फ्लैट था, फिर पेमेंट करते गए और नवंबर 2025 में इन्होंने रजिस्ट्री करा ली है। अब पूछ रहे हैं कि जो शेयर्स बेचने से जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स हुआ उसका एग्जम्पशन हम क्लेम कर सकते हैं कि नहीं, यही मोटा मोटी मामला है। हाँ, बताइए अब जवाब। अब इसमें 2 चीज़ें हैं देखने वाली। पहली चीज़ तो ये कि जो शेयर्स से हमें जो भी गेन होता है उसको बचाने के लिए जब हम रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में पैसा लगाते हैं तो हमें या तो पूरा पैसा हम लगा दें, जितना भी रिडेम्पशन हुआ है, गेन को नहीं लगाना होता, उसमें पूरा लगाना होता है। पूरा का पूरा लगा दिया तो आपको किसी भी गेन के ऊपर टैक्स नहीं देना। अगर आप प्रोपोर्शनेट लगाएंगे तो प्रोपोर्शनेट आपको बेनिफिट मिलेगा। आपने उससे ज़्यादा ही पैसा अपने प्रॉपर्टी में लगाया है तो जो रिमेनिंग अमाउंट की आप बात कर रहे हैं, जो आपने रजिस्ट्रेशन चार्जेस दिए या कोई भी ऐसा रिमेनिंग अमाउंट, उसका तो सवाल ही नहीं उठता क्लेम करने का, क्योंकि ऑलरेडी इन शेयर्स के ऊपर आपके ऊपर कोई लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लगेगा ही नहीं, क्योंकि आप सब कुछ इन्वेस्ट कर चुके हैं। अब अगर हम बात करें टाइमलाइन की, तो आपको अपनी जो प्रॉपर्टी खरीदनी होती है वो विद इन 2 years खरीदनी होती है। आपका जून में सेल हुआ हुआ पैसा आपने नवंबर 25 में पोजेशन लिया है, तो ये 2 साल से बाहर हो गया, क्योंकि आपने 23 जून में लिया है और आपने पोजेशन बाद में लिया है, तो ये थोड़ा सा 2 साल के बाहर जा रहा है। अगर आप ये कंस्ट्रक्ट कर रहे होते घर तो आप विद इन 3 years कर सकते थे, लेकिन अंडर कंस्ट्रक्शन में लिया इन्होंने। अंडर कंस्ट्रक्शन में लिया है, लेकिन ये खुद से कंस्ट्रक्ट नहीं कर रहे थे। हाँ, ये बिल्डर का था। और दूसरा कायदे से परचेज में आएगा। जून 2023 में इन्होंने शेयर बेचा, तो एक बार आप समझाते थे ना किसी अकाउंट में रख लीजिए, कैपिटल गेन्स अकाउंट है, फिर वहां से पैसा देंगे तो आप निकाल सकते हैं। वो कर सकते थे, लेकिन उसमें भी टाइमलाइन के अंदर अंदर घर लेना जरूरी है। अगर आप अपनी रिटर्न फाइलिंग तक उस पैसे को घर में नहीं डालते हैं तो आपको वो कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में जमा कराना होता है। लेकिन अगर आप उसको उसमें उस अकाउंट में भी जमा कराते हैं तो भी आपको इन टाइमलाइंस का ध्यान रखना होता है। आपको विद इन 2 years अपना घर परचेज करना होता है, और उसको परचेज करने का मतलब हम उसको पोजेशन मानते हैं कि आपको उस घर का पोजेशन मिल जाए। हालांकि इसमें थोड़ा सा लिटिगेशन का पॉइंट होता है, कब से हम अलॉटमेंट लेटर से भी मानते हैं, कई केसेस में पोजेशन होता है, कई जजमेंट्स हैं उन चीज़ों में। लेकिन आप पोजेशन लेटर को अगर देखें, आपको अगर वो नवंबर 25 में मिला है तो ये थोड़ा सा एक ट्रिकी सिचुएशन है। कुछ महीनों से आप एक्सीड कर रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। तो इसका क्लेम नहीं कर सकते। जून वाली इंस्टॉलमेंट का मुझे लग रहा है आप नहीं कर पाएंगे। थोड़ी सी और बारीकी देखिए, इसमें कुछ रास्ता तलाशिए, लेकिन जो अभी तक जानकारी आपने सौंपी है दुबे साहब, उसके हिसाब से आप जो है वो क्लेम यहाँ पे नहीं कर सकते हैं। लेकिन इसमें हम लोग कुछ कर नहीं सकते परेशनाथ जी, क्यों? ठीक है मंडल साहब? ओके, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन हो तो फिर Can I sell now and claim for that November
25 एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली आप अभी कर सकते हैं, अभी आप कर सकते हैं। यही टैक्स प्लानिंग का एक पार्ट है, क्योंकि आप घर 1 साल पहले और 2 साल बाद में खरीद सकते हैं। तो अभी वाला जो आपका आप सेल होगा ये आपका 1 साल पहले वाले में फॉल करेगा और आप बिल्कुल ये करके क्लेम कर सकते हैं। चलिए, तो अब ये एक रास्ता है जो इन्होंने बताया, और फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको बताएं कि एफडी के मुकाबले लोग डेट म्यूचुअल फंड में पैसा लगा रहे हैं, डेट फंड में पैसा लगा रहे हैं, तो इसमें क्या टैक्स बेनिफिट ज़्यादा मिलता है क्या? ये कई लोगों के सवाल है, इसका जवाब देंगे छोटे से ब्रेक के बाद। कहीं जाइएगा। आप में से कई लोग होंगे जो फिक्स डिपॉजिट के बजाय डेट फंड में पैसा लगा रहे होते हैं। कई बार लगता है कि वहाँ रिटर्न ज़्यादा बेहतर मिल रहा होता है, तो रिटर्न की बात तो अलग है, लेकिन टैक्स के लिहाज से कौन बेहतर है, डेट फंड में पैसा लगाना या एफडी में पैसा लगाना? गौरी। तो ये भी लक्ष्मण एक बड़ा अच्छा सवाल है, क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया है कि लोग एफडी प्रेफर करते हैं ओवर डेट म्यूचुअल फंड्स, और स्पेशली 2023 के बाद, क्योंकि पहले जब हम डेट की बात करते थे तो हमें इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलता था और उसकी वजह से टैक्स बहुत कम होता था डेट म्यूचुअल फंड में, और एफडी में टैक्सेशन ज़्यादा होता था। और जब ये इंडेक्सेशन का बेनिफिट हटाया गया तो लोगों को लगा कि अब डेट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना फ़ायदेमंद नहीं है, एफडी में करेंगे। अब अगर हम मान लें कि एफडी में और डेट म्यूचुअल फंड में एग्जैक्टली सेम रिटर्न मिल रहा है, तो भी एक बहुत बड़ा फायदा है जो आपको एफडी के बजाय डेट म्यूचुअल फंड में मिलता है, जबकि आप सेम रिटर्न दोनों में ले रहे हैं। और ये फायदा है टैक्स डेफरमेंट का, जहां पे एफडी पे आप अगर आज एफडी कराते हैं 1 साल की, आपको उस साल में जितना भी रिटर्न आपको एफडी ने दिया है वो सारा का सारा आपको उसी साल के टैक्स में ऐड करके आपको देना होगा। यानी कि अगर आप 30% टैक्स ब्रैकेट में फॉल करते हैं तो आपका 30% जो अमाउंट है, आपका जो रिटर्न है, वो तो वैसे ही माइनस हो गया। वहीं डेट म्यूचुअल फंड में आपको टैक्स देना होता है जब आप उसको रिडीम करते हैं। अगर आप 10 साल तक उस डेट म्यूचुअल फंड को रिडीम नहीं करेंगे, आपको उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं देना। तो जो आपकी कंपाउंडिंग है वो अपवर्ड्स होती रहेगी, वहीं आपकी एफडी में टैक्स माइनस होता रहेगा और जो रिमेनिंग अमाउंट है उसके ऊपर कंपाउंडिंग होगी। मैं छोटे से एग्जाम्पल से आपको एक बार समझाना चाहती हूँ कि किस तरह से ये काम करता है। अगर हम मान लें कि हमने 10 लाख की एफडी कराई है 7% पे, और वहीं हमने 10 लाख का डेट म्यूचुअल फंड लिया है 7% पे। अब इसमें दोनों में टैक्स ब्रैकेट आपका हम मान के चल रहे हैं 30% है। तो 10 साल बाद जब आप अपनी एफडी को मैच्योर आपकी रिडीम होगी तो आपका रिटर्न बनेगा 16.13 लाख जो आपको नेट मिलेगा, क्योंकि आपका हर साल उसमें टैक्स कट गया होगा। वहीं जब आप एफडी को जब आप अपने म्यूचुअल फंड्स को रिडीम करेंगे तो आपके हाथ में आएंगे 16.77 लाख, क्योंकि आपने ओवर द ईयर्स उसके ऊपर टैक्स नहीं दिया होगा। और इसमें एक फ़ायदा ये भी है कि हो सकता है उस समय जब आप इसको रिडीम कर रहे हैं, आप रिटायर हो चुके हैं, आपका स्लैब कम अमाउंट पे फॉल करता है, आपकी सैलरी की इनकम नहीं है, तो टैक्स की देनदारी हो सकता है 5%, 10% या 15% पे। ये कब तक डिफर कर सकते हैं? जब तक आप रिडीम नहीं करेंगे आपको टैक्स नहीं देना। आप रिडीम ना करें जिंदगी भर इस पे टैक्स ही नहीं देना। क्या बात है, तो बहुत बहुत बेहतरीन फायदा इन्होंने बताया है। तो आप देख लीजिए, आपको म्यूचुअल फिक्स डिपॉजिट में पैसा लगाना है या फिर डेट फंड में पैसा लगाना है, लेकिन रिटर्न सेम है, तब भी टैक्स के लिहाज से फायदेमंद यहाँ पे डेट फंड में पैसा लगाना है। गौरी, बहुत बहुत धन्यवाद सभी सवालों का जवाब देने के लिए। आपके पास कोई भी सवाल हो तो आप लिख भेजिए tax@moneycontrol.com पे। टैक्स गुरु में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए सिंधी से आवाज। नमस्कार।